हेलो क्लास। चलिए हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास में जो स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित चीज़ें हैं, है ना, उनके बारे में पढ़ रहे थे। उसी में हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आपका पिछला क्लास जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से था, ठीक है। उसके पहले हम लोग असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़े थे, और असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बीच में कुछ सत्याग्रह विद्रोह, है ना, या लोगों के बीच जो जन जागृति है वो देखने को मिला था, उसके बारे में पढ़े थे। उसी में हम लोग पिछले क्लास में सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो क्लास है उसको हम लोगों ने क्या किया था, पढ़ा था। आप इसके पहले उस वीडियो को देखें थे, उसके बीच, है ना, जैसे कि हमने असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बीच कुछ विद्रोह, जन जागृति, है ना, आंदोलन को पढ़ा है। वैसे ही हम लोग अभी इसका पिछला वीडियो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का आया था, उसके बाद हम लोग उसी समय में कुछ विद्रोह हुए, है ना, उसको देखते हैं उसी के बीच में, क्योंकि इसके बाद आपके बाद भारत छोड़ो आंदोलन भी आगे चालू होगा, ठीक है। इस बीच में देखेंगे कि कुछ राष्ट्रीय नेता का जो है छत्तीसगढ़ प्रस्थान करते हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट वीडियो जो है इसी समय में, है ना, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जो राष्ट्रीय नेता आते हैं, ठीक है, इसी के आसपास के समय में, उनके बारे में हम लोग वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक। और इसके पहले हम लोग जब असहयोग आंदोलन पढ़ रहे थे तो वहाँ भी जो कुछ राष्ट्रीय नेताओं का आगमन हुआ था, उनके बारे में भी पढ़ा था। साथ ही छत्तीसगढ़ में किस प्रकार असहयोग आंदोलन को चलाया गया, उसका समर्थन किया गया, है ना, सहयोग किया गया, किन किन क्षेत्रों से, किन किन नेताओं के द्वारा उसका नेतृत्व किया गया, किस प्रकार से उसके काम, उसके उद्देश्य पूर्ति के लिए कार्य किए गए, उसी प्रकार हम लोग आगे आज के वीडियो में, है ना, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसके आगे आएंगे और कुछ जागृति और विद्रोह देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। और साथ ही कुछ जागृति से संबंधित चीज़ें, जैसे कि बिलासपुर में, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो बिलासपुर में आपको देखने को मिलेगा, बहुत बड़े स्तर पर सहयोग किया गया था, है ना। तो बिलासपुर की जो जन जागृति थी उसको देखेंगे। साथ ही इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो रायपुर और राजनांदगांव में, है ना, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन को लेकर जो जन जागृति थी लोगों के बीच में, है ना, उद्देश्य प्राप्ति के लिए, उन सब चीज़ों को हम लोग वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आज हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे बिलासपुर में जो जागृति है उसके बारे में, है ना, और साथ ही भूमकाल विद्रोह। परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना तो है, ठीक है। तो इसको भी आज हम लोग थोड़ा रीड कर लेंगे। और ये जो है आपका छत्तीसगढ़ का जो स्वतंत्रता के पहले का ठीक समय होता है ना, 1857 से लेकर 1947 तक के बीच का, उसको हम लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं, राष्ट्रीय आंदोलन में छत्तीसगढ़ का सहयोग, समर्थन, है ना, और छत्तीसगढ़ में उसका नेतृत्व किस प्रकार से किया जाता है, कौन कौन से आंदोलन के लिए किस प्रकार उद्देश्य प्राप्ति के लिए कार्य किए गए, कौन कौन से नेता किन किन क्षेत्रों से थे, है ना, कहाँ से उन लोगों ने किस तरीके से नेतृत्व किया, ठीक है, और अंग्रेज़ों का उनको किस तरीके से विद्रोह किया गया। साथ ही कुछ चीज़ों में जो सफलता प्राप्त हुई उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे सिहावा नगरी में, कंडेल नहर सत्याग्रह में, ठीक है, और कुछ सफलताएँ मिली, है ना, उन सब की चीज़ों के बारे में हम लोगों ने क्या किया था, पढ़ा हुआ था। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं, और हम लोग अब पढ़ेंगे बिलासपुर में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन और सहयोग आंदोलन हो, उसकी जागृति से संबंधित चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिलेंगी, ठीक। तो बिलासपुर में जो जागृति है ना, जन जागृति और विद्रोह हुआ था, उसको देखते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि बिलासपुर में जागृति जो लोगों के बीच, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ठीक है, भारत को अंग्रेज़ों की दासता से, मतलब दासता से क्या करने के लिए, मुक्त करने के लिए, ठीक है, ऐसा जो जन आंदोलन था, लोगों के मन में ऐसा जो है क्या था, उनके राष्ट्र भावना, है ना, देश प्रेम, देशभक्ति के लिए जो जागृत हुआ था, ठीक है, उससे संबंधित जो कार्य किए गए कि जिन जिन व्यक्तियों के द्वारा, उसके बारे में हम लोग आगे क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो देखिए बिलासपुर में जो जन जागृति है, लोगों को क्या करना, अंग्रेज़ों से देश को मुक्त कराना, दासता मुक्त होना, ठीक है, स्वतंत्र सरकार बनाना, ठीक है, अपने लोगों के बीच शासन करना, इन सारी कुछ चीज़ें थी जिनके बारे में अभी वीडियो में हम लोग आगे कंटिन्यू कर देंगे। तो बिलासपुर में आप लोग एक ये नाम याद रखना, नाम है ई राघवेंद्र राव। ये जो है स्वराज पार्टी के संस्थापक हैं। साथ ही होम रूल लीग जो आगे आएगा, है ना, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ का इतिहास 1857 से लेकर 1947 के बीच का कालक्रम। तो इसी में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा ई राघवेंद्र राव, क्या नाम है, ई राघवेंद्र राव। ये जो है स्वराज पार्टी के संस्थापक हैं, ठीक है। ई राघवेंद्र राव के बारे में आपको याद रखना है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक हैं। साथ ही होम रूल लीग के नेतृत्व किया किसने, तो ई राघवेंद्र राव ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। स्वराज पार्टी के संस्थापक हैं, साथ ही होम रूल लीग का नेतृत्व किया किसने, तो ई राघवेंद्र राव ने।
इसी में एक नाम आगे बढ़ते जाना है, याद रखना है, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव। ठीक है, दूसरा नाम आपको याद रखना है यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव। ये जो है रेलवे हाई स्कूल से त्यागपत्र देते हैं 1920 में, है ना, असहयोग आंदोलन के दौरान आपको याद रखना है। ठीक है, कि बिलासपुर में इस तरीके से इन लोगों के बीच जन जागृति जो फैली हुई थी देश प्रेम को लेकर, देशभक्ति को लेकर, है ना। तो यदुनंदन प्रसाद यादव आपको नाम माफ करिएगा, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव। ठीक है, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव आपको नाम याद रखना है। ये जो है रेलवे हाई स्कूल में सरकारी नौकरी पे थे और इन्होंने त्यागपत्र दिया 1920 को। ठीक, इन्होंने त्यागपत्र कब दिया? तो 1920 को याद रखना है, असहयोग आंदोलन के समय। उसी प्रकार अगला नाम आपको याद रखना है क्रांति कुमार भारती। ठीक है, अगला नाम क्या है? तो क्रांति कुमार भारती सविनय आज्ञा आंदोलन के दौरान ये क्या करते हैं? झंडा फहराते हैं। ठीक है, आप पिछले वीडियो में, है ना, सविनय आज्ञा आंदोलन के दौरान ही देखेंगे जो झंडा परिक्रम कार्यक्रम है नागपुर में, इसके लिए क्या किया जाता है? नागपुर के अधिवेशन में प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद झंडा फहराने का सिलसिला जो है पूरे भारत में अलग अलग क्षेत्रों में, है ना, मध्य प्रदेश के जो टाउन हॉल है वहाँ से आपको देखने को मिलेगा। साथ ही इसके लिए स्पेशल अधिवेशन का अरेंजमेंट किया जाता है। कहाँ? तो नागपुर में। वहाँ कुछ राष्ट्रीय नेता और साथ ही छत्तीसगढ़ के 3, है ना, जो भारतीय राष्ट्रीय माफ करिएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सदस्य होते हैं उसमें क्या होते हैं? भाग लेते हैं। ठीक है, जहाँ पे इनको उद्देश्य बताया जाता है, झंडा फहराया किस तरीके से जाएगा, किस तरीके से लक्ष्य प्राप्ति की जाएगी, है ना, सविनय आज्ञा आंदोलन के दौरान। तो उसी दौरान आप लोग देखेंगे कि क्रांति कुमार भारती आपको नाम याद रखना है। संबंधित कहाँ है? तो बिलासपुर शहर से। सविनय आज्ञा आंदोलन के दौरान इन्होंने क्या किया था? तो झंडा फहराया था। ठीक है, क्रांति कुमार भारती के बारे में याद रखना है कि सविनय आज्ञा आंदोलन के दौरान इन्होंने, है ना, क्या किया था? तो झंडा फहराया था। साथ ही अगला नाम है दिवाकर कालीकर। ठीक है, अगला नाम क्या है? तो दिवाकर कालीकर। इन्होंने जो शराब दुकान है उसके समक्ष क्या किया था? धरना प्रदर्शन किया गया था। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा जो वहाँ पे शराब दुकान के जो चलाया जा रहा था, ठीक है, उस दुकान के समक्ष धरना प्रदर्शन किसने किया था? तो नाम है दिवाकर कालीकर। ठीक, क्या नाम आपको याद रखना है? दिवाकर कालीकर। इन्होंने शराब दुकान के समक्ष क्या किया था? तो धरना प्रदर्शन किया था। ठीक है, क्योंकि शराब का लोगों पे, है ना, लोग जो है इसके पीकर क्या होता कि उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति खराब हो रही थी। साथ ही जो उद्देश्य प्रस्ताव था, लोगों का जो दिनचर्या था वो खराब हो रहा था, और जो जन जागृति को लेकर, देश भावना को लेकर, राष्ट्र प्रेम को लेकर, है ना, अंग्रेजों को बाहर निकालने का जो एक सपना था उसमें भी ये जो है क्या करता था? अड़चन आती थी इससे। तो ये क्या करते थे? शराब दुकान के समक्ष क्या करते थे? धरना प्रदर्शन करते थे। साथ ही स्वदेशी आंदोलन, है ना, स्वदेशी आंदोलन आपको देखने को मिलेगा, जहाँ क्या जो स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार प्रसार, उनके उपयोग, उनकी उपयोगिता से संबंधित चीज़ों को क्या किया जाता है? महत्व दिखाया जाता है ना, उनका महत्व के बारे में बताया जाता था। अगला नाम आपको याद रखना है भुवन भास्कर सिंह। इन्होंने जो विद्यार्थियों के द्वारा जुलूस निकाला गया, जिसको विद्यार्थी जुलूस कहा गया, 13 से 15 दिसंबर 1946 में, उसका नेतृत्व किया कहाँ से? तो बिलासपुर से। ठीक है, आपको नाम याद रखना है भुवन भास्कर सिंह। ठीक है, तो जो विद्यार्थियों के द्वारा जुलूस निकाला गया था, जिसको विद्यार्थी जुलूस नेतृत्व कहा जाता है, ये हुआ था 13 से 15 दिसंबर 1946 को। कब? तो 13 से 15 दिसंबर 1946 को। और इसका नेतृत्व किया था किसने? तो भुवन भास्कर सिंह ने। ठीक है, साथ ही आप आगे बढ़ेंगे तो आप लोग देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के नेता। ठीक है, ये अभी आगे इसके बारे में पढ़ेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ की भागीदारी या समर्थन किस प्रकार से था, है ना, पूरे भारत में दिया गया। तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो बिलासपुर से नेता थे, नाम है ठाकुर छेदीलाल, राजकिशोर वर्मा और अमर सिंह सहगल। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन आपको 1942 के आसपास देखने को मिलेगा। उसी दौरान जो छत्तीसगढ़ से, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन करने वाले, सहयोग करने वाले जो नेतृत्व करता थे, उनके नाम है बिलासपुर क्षेत्र से, है ना, बिलासपुर क्षेत्र से नाम है ठाकुर छेदीलाल, राजकिशोर वर्मा और अमर सिंह सहगल। ठीक है, उसी प्रकार देखिए बिलासपुर में विशाल जुलूस से संबंधित, ठीक है, विशाल जुलूस निकाला जाता है, उससे संबंधित व्यक्ति हैं। ठीक है, अब बिलासपुर में विशाल जुलूस कब निकाला गया? तो आपको डेट याद रखना है 2 अक्टूबर 1942 को। ठीक है, बिलासपुर में जो विशाल जुलूस का आयोजन कब किया गया? तो 2 अक्टूबर 1942 को। ठीक है, 2 अक्टूबर आपको याद रखना है ना, महात्मा गांधी जी से संबंधित दिन होता है ना, गांधी जयंती होता है। तो बिलासपुर में विशाल जुलूस से संबंधित चीज़ें, है ना, तो बिलासपुर में विशाल जुलूस का आयोजन कब किया गया? तो 2 अक्टूबर 1942 को। और इसके नेतृत्व करने वाले के नाम है भुवन भास्कर सिंह, रामचरण श्रीवास, मोहन सिंह। ठीक है, आपको याद रखना है कि बिलासपुर में विशाल जुलूस का जो आयोजन किया गया था वो किया था 2 अक्टूबर 1942 को, और उसके नेतृत्वकर्ता का नाम है भुवन भास्कर सिंह, जिसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है ना। और साथ ही
रामचरण श्रीवास और मोहन सिंह। देखिए जब विशाल जुलूस निकाला गया है ना विरोध प्रदर्शन करने के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो उसके बाद क्या किया जाता है, अंग्रेज़ों के द्वारा जो इसके नेतृत्व करता के कुछ व्यक्ति हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसे नाम है यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव इनको, रामचरण राय इनको और अमर सिंह सहगल, इन तीनों को क्या कर दिया जाता है, गिरफ्तार कर दिया जाता है। आपको याद रखना है, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन से हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बिलासपुर के लोगों में है ना 1857 से लेकर 1947 के बीच की जितनी ही आंदोलन सत्याग्रह हुए उनमें इनकी जन जागृति कैसी थी, है ना। यहाँ के लोग जो है राष्ट्रीय आंदोलन में किस तरीके से भाग लेते थे, उसका समर्थन किस तरीके से करते थे, किस प्रकार उसका सहयोग करते थे, है ना। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि स्वराज पार्टी के संस्थापक के रूप में ए राघवेंद्र राव थे। साथ ही होम रूल लीग आंदोलन जो 1946 में होता है उसका नेतृत्व भी बिलासपुर से ए राघवेंद्र राव कर रहे थे हमारे छत्तीसगढ़ से। उसी प्रकार है ना यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव के बारे में देखेंगे, ये अपने सरकारी पद का त्याग कर देते हैं, है ना। उसी प्रकार यहाँ पे आपको क्रांति कुमार भारती जी का नाम दिखेगा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान है ना क्या करते हैं, झंडा फहरा देते हैं, ठीक है, झंडा फहराते हैं ये, है ना। उस समय क्या है, झंडा अपना झंडा क्या, उस समय तो खैर भारत का अपना झंडा था ही नहीं, लेकिन वो अपने झंडे के रूप में मान्यता देने के लिए जो तिरंगे में चरखा युक्त जो झंडा था उसको मान्यता देने की क्या हो रही थी, बात चल रही थी। और साथ ही ज़्यादा लोगों के द्वारा वो पसंद किया गया था उस समय, बहुत सारे ज़्यादा आम जनों के द्वारा, तो उसी को राष्ट्रीय प्रतीक बनाने की बात चल रही थी। तो झंडा उस समय क्या है कि जो शासन जो है यहाँ पे अंग्रेजों को चलता था, तो वो जो है स्वतंत्र, है ना, जिस तरीके से देश का राष्ट्रीय प्रतीक जो झंडा होता है ना, तो उस तरीके से सिंबल को क्या है अंग्रेज जो है अपने अस्तित्व में स्वीकार नहीं कर सकते थे और वो उसका विरोध करते थे। तो इसी प्रकार झंडा फहराना भी उस प्रकार उस समय है ना, उस तत्कालीन समय में क्रांतिकारी काम हुआ करता था, ठीक है। उस दौरान झंडा फहराना भी अपने आप में एक क्रांतिकारी क्या होता था, काम होता था, है ना। सत्याग्रह या विरोध प्रदर्शन का एक बहुत बड़ा तरीका था वो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा क्या कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झंडा फहराया गया, किनके द्वारा, तो क्रांति कुमार भारती के द्वारा। साथ ही जो शराब दुकान अंग्रेजों के द्वारा नेतृत्व में चलाया जा रहा था, ठीक है, जिसे पीकर जो आम जन हैं क्या उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा था। साथ ही उद्देश्य प्राप्ति में लोगों की दिक्कतें हो रही थी, उनके जो जीविकोपार्जन का तरीका था, साथ ही उनकी जो डेली लाइफ की रूटीन थी वो खराब हो रही थी। तो इससे संबंधित चीज़ें जो है ना, इनको दिखा किनको, दिवाकर कालिका जी को, तो इन्होंने शराब दुकान के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। उसी प्रकार विद्यार्थियों के द्वारा विद्यार्थी जुलूस का नेतृत्व किया गया था, किनके द्वारा, तो आपको याद रखना है भुवन भास्कर सिंह के द्वारा। और उसी प्रकार जो है भारत छोड़ो आंदोलन के जो नेता हैं जो 1942 में होगा, जिसमें छत्तीसगढ़ की भागीदारी आपको देखने को मिलेगी बिलासपुर में, यह है ठाकुर छेदीलाल, राजकिशोर वर्मा और अमर सिंह सहगल। उसी प्रकार जो बिलासपुर में जो विद्यार्थी जुलूस का नेतृत्व किया जाता है भुवन भास्कर सिंह, रामचरण श्रीवास और मोहन सिंह के द्वारा, इनको क्या पुलिस के द्वारा अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार किया जाता है तो यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, रामचरण राय, अमर सिंह सहगल, इन तीनों को आप याद रखेंगे कि विद्यार्थी जुलूस के दौरान इन तीनों को क्या कर लिया जाता है, पुलिस है ना गिरफ्तार कर जेल ले जाती है, जेल भेज देती है, ठीक है। ये पूरी बातें हो गई बिलासपुर में जो जागृति हो रहा है उससे संबंधित। अब इसके बाद हम लोग भूमकाल विद्रोह से संबंधित चीज़ों को क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए भूमकाल विद्रोह, ठीक है। भूमकाल विद्रोह सबसे पहले तो उद्देश्य देखिए, है ना। भूमकाल विद्रोह ये सबसे पहले आपको जानना है कि भूमकाल विद्रोह हुआ तो क्यों हुआ, किन क्षेत्रों में हुआ, इसका प्रसार कौन था, इसके नेतृत्वकर्ता कौन कौन लोग थे, है ना, इसके प्रतीक कौन से थे, ठीक है, कहाँ पर किस किस स्थानों पर किन किन दिन में क्या विद्रोह हुआ, है ना, अंग्रेजों के साथ युद्ध कब हुआ, किन स्थान पे हुआ, साथ ही इस विद्रोह का दमन किसने किया, परिणाम क्या हुआ कि इस विद्रोह का जो इनका उद्देश्य था, है ना, वो कहाँ तक जो प्राप्त हुआ विद्रोहियों को, साथ ही आंदोलन करने वाले को, ठीक है, कौन से जो दीवान थे उससे संबंधित चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही इसमें जो असफलता मिली वो किन कारणों से मिली उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भूमकाल विद्रोह याद रखना है जो बस्तर क्षेत्र में हो, पहले तो याद रखना है स्थान आपको बस्तर में, ठीक है। जैसे ही मैं भूमकाल विद्रोह आपको बोलूँ आपको बस्तर याद आना चाहिए। बस्तर क्षेत्र में अंग्रेजों की दासता, अंग्रेजों की गुलामी से क्या होते थे, मुक्त होना चाहते थे, इसलिए इन्होंने हिंसात्मक, ठीक है, मारपीट वाला क्या है तरीका अपनाया, ठीक। तो भूमकाल विद्रोह कहाँ हुआ, सबसे पहले याद रखना है बस्तर क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। एक आदिवासी विद्रोह ये भी है, साथ ही ये इनका भूमकाल विद्रोह जो करने का कारण था वो था अंग्रेजों के जो गुलामी थी, अंग्रेजों को दासता से क्या होने चाहते थे, लोग मुक्त होना चाहते थे,
ठीक है। और ये जो विद्रोह है यहाँ पर हिंसात्मक आपको देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ लगभग इस विद्रोह के दौरान 39 आदिवासियों की जान चली जाती है, ठीक है। तो देखिए भूमकाल का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है भूमि का कंपन या भूमि का उलट पुलट, ठीक है। भूमकाल का अर्थ क्या होता है तो आपको याद रखना है, भूमि का जो कंपन है या भूमि का जो उलट पुलट है वही भूमकाल कहलाता है। साथ ही जो भूमकाल विद्रोह हुआ इसके नेतृत्वकर्ता के नाम है, आप लोग देखिए यहाँ पे, लाला कलिंजर सिंह, वीर गुंडाधुर, सुकटा धाकड़ा और सुवर्ण कुंवर बहादुर सिंह, ठीक है। तो भूमकाल विद्रोह, साथ ही बहुत सारे अन्य सदस्य भी थे, क्योंकि इसका जो भूमकाल विद्रोह है एक बहुत विस्तृत विद्रोह है। लगभग 2-3 महीने के आसपास का ये विद्रोह आपको देखने को मिलेगा, है ना। 3-4 महीने के आसपास का विद्रोह देखने को मिलेगा अलग अलग क्षेत्र में, ठीक है, बस्तर एरिया के अलग अलग क्षेत्र में, है ना, स्थान विशेष में। तो भूमकाल विद्रोह का नेतृत्व करता है, नाम है लाला कलिंजर सिंह, वीर गुंडाधुर, सुकटा धाकड़ा, स्वर्ण कुंवर और कुंवर बहादुर सिंह। इन नामों को आप याद रखेंगे कि इनके द्वारा भूमकाल विद्रोह का क्या किया गया, तो नेतृत्व किया गया, ठीक है। साथ ही 1 फरवरी 1910 को डेट याद रखना, इस दिन भूमकाल विद्रोह का क्या होता है, प्रारंभ होता है। 1 फरवरी 1910 को भूमकाल विद्रोह का क्या होता है, तो प्रारंभ होता है, ठीक है। 1 फरवरी 1910 को भूमकाल विद्रोह का क्या होता है, प्रारंभ होता है, ठीक है। तो भूमकाल विद्रोह में जैसे ही बताया कि एक हिंसात्मक कार्रवाई की जाती है इसके अंतर्गत। तो इसके लिए जो प्रतीक है ना, इसके पहले हम लोग जब आदिवासी विद्रोह पढ़ रहे थे, आप उन वीडियो को देखेंगे, ठीक है। तो आदिवासी विद्रोह के द्वारा प्रतीक के रूप में, है ना, लाल मिर्च, आम की टहनी क्या होती थी, उपयोग की जाती थी, ठीक है। जैसे कि लाल मिर्च उड़ता हुआ दिखेगा, या आम की टहनी को लोगों के द्वारा अपने पास रखा जाता था, ठीक है। या कोई पर्टिकुलर व्यक्ति को उसके आम से टहनी से संबंधित जो बातें बता दी जाती थी, कि जैसे ही कोई एक व्यक्ति जो है आम की टहनी को लेकर पूरे गांव में घूमेगा, उसके बाद इनका क्या योजना चालू होता है कि कहाँ से विद्रोह प्रारंभ किया जाएगा, है ना, किस स्थान से किस तरीके से, ठीक है। तो इनके जो एक योजना जो बनाई गई थी, है ना, उसके तहत ये लोग क्या करते थे, अपने नीति के तहत काम करते थे। तो देखिए आप प्रतीक में देखेंगे कि लाल मिर्च, है ना, जैसे इनको लाल मिर्च से देखा ये समझ जाते थे कि भूमकाल विद्रोह चालू होगा। मिट्टी के ढेले, है ना, मिट्टी के जो ढेले हैं, है ना, कई जगह इन लोग क्या करते थे, एक साथ रख देते थे, या कई बार मिट्टी के ढेले को ये क्या करते थे, एक दूसरे के ऊपर ऐसा मारते थे कि चोट ना लगे, ठीक है। उसी प्रकार धनुष बाण, ठीक है, धनुष बाण को देखकर लोग समझ जाते थे कि विद्रोह होना है। और भाले और आम की टहनी, ये जो है भूमकाल विद्रोह के प्रतीक था, ठीक है। इन सब चीज़ें जब लोगों की नज़र में आती थी तो उनको समझ में आता था कि एक जगह अब इनका क्या होना है, मीटिंग करना है। उस मीटिंग के तहत जो विद्रोह की जो सारी नीतियां हैं कि विद्रोह को चलाना कैसे है, किस स्थान से चलाना है, विद्रोह के दौरान किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाएगा, उसके बारे में ये सारी चीज़ें हमें बताती थी, ठीक है। तो लाल मिर्च, मिट्टी के ढेले, आम की टहनियाँ, भाले और साथ ही धनुष बाण, याद रखना ये भूमकाल विद्रोह का क्या था, तो प्रतीक चिन्ह था। देखिए अब भूमकाल विद्रोह जो है बस्तर में हुआ, तो बस्तर के किन किन क्षेत्रों में हुआ उनके बारे में देखते हैं। तो याद रखना है आपको बारसूर, दंतेवाड़ा, ठीक है। इसका प्रसार क्षेत्र जैसे ही मैं बताया, लगभग 3 से 4 महीने तक ये विद्रोह चला, है ना। एक बस्तर क्षेत्र का बहुत ही एक बड़ा विद्रोह आपको देखने को मिलेगा, बहुत अच्छे स्तर पे, जिनमें लगभग है ना विद्रोहकारियों को अपनी सफलता मिल ही गई थी, लेकिन कुछ असहयोग्यता के कारण ये जो है पूरी तरीके से सफल नहीं हुआ। लेकिन ये विद्रोह बहुत हद तक क्या रहा, सफल रहा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो फिर पता चलेगा, देखिए कैसे। तो बारसूर में इसका प्रसार था। साथ ही कोंटा, सुकमा जिले में, कुटरू, कुआंकोंडा, गदेर, भोपालपट्टनम, जगरगुंडा, उसूर, छोटे डोंगर, यहाँ 2-3 महीने में गया हुआ था पहले, कुलूल, है ना, और बही गाँव, ठीक, बही गाँव, है ना। तो देखिए यहाँ पे आपको भूमकाल विद्रोह का प्रसार देखने को मिलेगा, कहाँ, तो बारसूर, कोंटा, कुटरू, कुआंकोंडा, गदेर, भोपालपट्टनम, जगरगुंडा, उसूर, छोटे डोंगर, कुलूल और बही गाँव, ठीक है। तो यहाँ पे भूमकाल विद्रोह का जो प्रसार किन किन क्षेत्रों में भूमकाल विद्रोह, है ना, इसका भूमकाल विद्रोह तो बस्तर क्षेत्र में हुआ, किन किन क्षेत्रों में इसका प्रसार बढ़ गया था, तो याद रखना है बारसूर, कोंटा, कुटरू, कुआंकोंडा, गदेर, भोपालपट्टनम, जगरगुंडा, उसूर, छोटे डोंगर, कुलूल और बही गाँव। चलिए ठीक है, 1 फरवरी को तो भूमकाल विद्रोह प्रारंभ हो गया था। अब इसके बाद देखते हैं सीक्वेंस में कुछ डेट जहाँ कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह हुए, है ना, उसमें क्या क्या काम हो उसके बारे में। 2 फरवरी 1910 आपको इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। इस दिन
जो विद्रोह करता थे ना, जो विद्रोह कर रहे थे आंदोलन करता, वो पुष्पाल बाजार को लूटे। ठीक है, वो क्या करते हैं, पुष्पाल बाजार होता है उसमें क्या करते हैं, लूटपाट करते हैं। ठीक, याद रखेंगे कि ये पूरा क्षेत्र उसमें दासता में था, अंग्रेजों के दासता, अंग्रेजों के गुलामी में था। तो 2 फरवरी 1910 को तो यहाँ पे अंग्रेजों की नीतियाँ चलाई होती, अंग्रेजों की नीतियाँ यहाँ पे चलती थी। उनके द्वारा जो बाजार में जिन चीज़ों का क्या किया जाता था, संरक्षण किया जाता था, ठीक है, तो उन चीज़ों का ही मतलब क्रय विक्रय यहाँ पे क्या होता था, किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो क्रय विक्रय है, इनके द्वारा जो कहना चाहिए जो टैक्स है ना, ये इनसे लेते थे जो आदिवासी हैं, जो क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं। तो वहाँ पर कुछ चीज़ें, साथ ही इनके जो क्षेत्र में अधिकता के साथ क्या किया जाता, दहन किया जाता था वन से संबंधित पदार्थों का, उत्पादों का। ठीक है, तो इसी में आप लोगों ने क्या देखा कि 2 फरवरी 1910 को पुष्पाल बाजार, कौन सा बाजार, तो पुष्पाल बाजार को, इसको क्या किया, विद्रोहियों ने लूटा। ठीक, उसी प्रकार 4 फरवरी 1910 को आप देखेंगे कि ये जो है कुकानार बाजार को लूटते हैं। ठीक है, 2 फरवरी 1910 को आप लोगों ने देखा कि विद्रोह करता पुष्पाल बाजार को लूटते हैं, और 4 फरवरी 1910 को आप लोगों ने देखा कि जो विद्रोह करने वाले हैं वो कुकानार बाजार को लूटते हैं। याद रखेंगे शासन उस समय चल रहा था कि इनका तो अंग्रेजों का, ठीक है, अंग्रेजों की दास्ता में इनका शासन चल रहा था। अब ये विद्रोह प्रदर्शन करते हैं और 1 तारीख को भूमकाल विद्रोह का क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। साथ ही 2 फरवरी 1910 को पुष्पाल बाजार को इन्होंने लूटा, 4 फरवरी 1910 को कुकानार बाजार को लूटा, और 5 फरवरी 1910 को ये जो है करंजी बाजार को लूटते हैं। ठीक है, 5 फरवरी 1910 को ये कहाँ, तो करंजी बाजार को लूटते हैं। उसी प्रकार 7 फरवरी 1910 को 2 दिन बाद गिदम में विद्रोह होता है। ठीक है, देखिए 2 फरवरी को इन्होंने पुष्पाल बाजार को लूटा, फिर 4 फरवरी को कुकानार बाजार को लूटा, और 5 फरवरी को करंजी बाजार को लूटा। उसके 2 दिन बाद आपको विद्रोह देखने को मिलेगा, कहाँ, तो गिदम में, कहाँ, तो गिदम में, याद रखना है। और इसी समय फरवरी में ही जो बस्तर की जो तार लाइन थी, है ना, जो अंग्रेजों के द्वारा बिछाई गई थी, उसको क्या कर दिया जाता है, विद्रोहियों के द्वारा काट दिया जाता है। ठीक है, इसमें जो है अंग्रेजों का पत्र संप्रेषण का माध्यम था ये, है ना, कि कौन से क्षेत्र में उनके जो गुप्त सूचना है वो यहाँ से मिलती थी। साथ ही इनके कार्यों का जो निर्देश था, है ना, कि किस प्रकार से कार्य किया जाए, उससे संबंधित चीज़ें भी कहाँ से मिलती थी, तो इसी तार लाइन के माध्यम से जाती थी। तो इसको फरवरी 1910 में बस्तर क्षेत्र में तार लाइन को ही क्या कर दिया गया था, विद्रोहियों के द्वारा काट दिया गया था। उसके बाद 16 फरवरी 1920 को आप देखेंगे खड्ग घाट का युद्ध होता है। इसके बारे में आगे थोड़ी सी पढ़ेंगे हम लोग, है ना। 16 फरवरी 1910 को आपको खड्ग घाट, है ना, जो इंद्रावती नदी, शायद इंद्रावती नदी के तट पर है, वहाँ पे क्या होता है, युद्ध होता है, और इसका नेतृत्व किया जाता है हुंगा मांझी के द्वारा। ठीक है, 16 फरवरी 1910 जो खड्ग घाट में युद्ध होता है ये होता है इंद्रावती के तट पर, याद रखना है, इंद्रावती नदी के तट पर होता है, और इसके नेतृत्व करता का नाम है हुंगा मांझी। 16 फरवरी 1910 का डेट याद रखेंगे आप। ठीक है, कब, तो 16 फरवरी 1910 का डेट आप याद रखेंगे। इस दिन इंद्रावती के तट पर, ठीक है, जो खड्ग घाट जो है इंद्रावती के तट पर स्थित है, यहाँ पर हुंगा मांझी के द्वारा नेतृत्व किया जाता है और खड्ग घाट युद्ध होता है। ठीक, 24 फरवरी को आप देखेंगे कि गंगा मुड़ा में संघर्ष होता है। ठीक है, 24 फरवरी को आप लोगों ने देखा कि गंगा मुड़ा में क्या हुआ, संघर्ष हुआ। उसी प्रकार 25 फरवरी को डाफनगर में विद्रोह होता है। ठीक है, 25 फरवरी को डाफनगर में विद्रोह होता है। देखिए, विद्रोह का एक बहुत बड़ा क्रम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये जो है आदिवासियों के द्वारा एक योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। ठीक है, जैसे 2 फरवरी 1910 को, फिर 4 फरवरी 1910 को, 5 फरवरी 1910 को, फिर 2 दिन बाद 7 फरवरी को, फिर 16 फरवरी को युद्ध होता है, फिर 24 को गंगा मुड़ा में संघर्ष होता है, फिर 25 फरवरी 1910 को डाफनगर में विद्रोह होता है। तो देख याद रखेंगे 25 फरवरी 1910 में जो डाफनगर में विद्रोह होता है, इसके नेतृत्वकर्ता जो है गुंडाधुर होते हैं। ठीक है, 25 फरवरी 1910 को जो डाफनगर का, है ना, डाफनगर का विद्रोह होता है, उसके नेतृत्वकर्ता का नाम क्या है, तो नेतृत्वकर्ता का नाम आपको याद रखना है, गुंडाधुर। उसी प्रकार खड्ग घाट का युद्ध जो 16 फरवरी 1910 को होता है, और खड्ग घाट जो है इंद्रावती नदी के तट पर है, और उसका जो नेतृत्व करता है, नाम है आपको याद रखना है, हुंगमा मांझी। क्या नाम है, तो हुंगमा मांझी। ठीक, भूमकाल विद्रोह के दौरान आपको देखने को मिलेगा कि 39 आदिवासियों की इसमें क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि यह क्या होता है, हिंसात्मक कार्यवाही होती है। ठीक है, हिंसात्मक, इसमें मारपीट से संबंधित चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए भाले और धनुष बाण का भी इसमें क्या होता है, प्रयोग होता है। तो भूमकाल विद्रोह के दौरान, है ना, एक बहुत ही बड़ा विद्रोह
लगभग 3 महीने तक बस्तर क्षेत्र के आदिवासियों के द्वारा अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए चलाया गया, है ना, अंग्रेजों के से दास्ता के मुक्त होने के लिए। तो एक अच्छा खासा साहस आपको इस समय, ठीक है, बस्तर क्षेत्र के आदिवासियों के द्वारा अपने, है ना, अस्तित्व के लिए, अपने स्वतंत्रता के लिए किया गया, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा कि 39 आदिवासी की मृत्यु भूमकाल विद्रोह के दौरान हो जाती है। और भूमकाल विद्रोह का दमन आपको याद रखना है 3 मई 1910 को किया जाता है। 3 मई 1910 तक भूमकाल विद्रोह पूरी तरीके से क्या हो जाता है, शांत पड़ जाता है, ठीक है। तो 3 मई 1910 को भूमकाल विद्रोह का दमन पूरी तरीके से हो जाता है। देखिए, अब भूमकाल विद्रोह लगभग ये होता है 3 से 4 महीने का। इस दौरान जो है अंग्रेजों को बहुत कड़ी टक्कर देखने को मिलता है। अंग्रेजों के यहाँ पे क्या तोते उड़ जाते हैं, ठीक है। अंग्रेजों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है ना। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिला है कि 39 आदिवासियों की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है भूमकाल विद्रोह के दौरान। तो ऐसा नहीं है कि अंग्रेज इसमें बहुत आसानी से इसको क्या दमन कर लेते हैं। अंग्रेजों को इसमें इसको दमन करने में, इसको कंट्रोल करने में, है ना, अपने अधिकार में लाने में बहुत प्रयास करना पड़ता है। उनको भी बहुत हानि यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये भूमकाल विद्रोह जो है आदिवासियों के द्वारा चालू किया गया था, ये लगभग सफल विद्रोह ही था, ठीक है। चलिए इसी में देखते हैं कि परिणाम क्या होता है। इसके बाद जब विद्रोह शांत होता है 3 मई 1910 को, तो अंग्रेज जो है सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये विद्रोह इतने बड़े क्षेत्र में हुआ कैसे, अंग्रेज इतनी सारी विद्रोह को होने कैसे दिए, उनकी कहाँ पे नीतियों में चूक हो गई, है ना, जो गुप्त सूचनाएं उनको प्रॉपर किस तरीके से नहीं मिल पाई, है ना। तो यही देखिए यहाँ पे उसके बाद परिणाम ये होता है कि अंग्रेज जो है इस तरीके दोबारा हिंसात्मक कार्रवाई ना हो, है ना, हिंसात्मक विद्रोह ना हो। इसके लिए बस्तर के जो दीवान, नाम है बैजनाथ पांडा, इसको हटाकर जेम्स को दीवान बना देते हैं, ठीक है। बैजनाथ पांडा के बारे में याद रखेंगे, बहुत ही कुल ये दीवान है ना। लोगों की जो आदिवासी हैं उनकी आर्थिक और जो सामाजिक, ठीक है, उनकी आर्थिक नीतियों का ये क्या करता था, शोषण करता था। बैजनाथ पांडा जो है अपनी क्रूरता के लिए क्या था, प्रसिद्ध था, ठीक है। तो यहाँ पे परिणाम में आप लोग देखना कि बस्तर के दीवान, नाम है बैजनाथ पांडा, है ना, इनको हटाकर जेम्स को दीवान बनाया जाता है भूमकाल विद्रोह के ही कारण, ठीक है। जो बस्तर क्षेत्र में जो दीवान थे, नाम है बैजनाथ पांडा, ठीक है, जो क्या करते थे, लोगों को शोषण करने के लिए विख्यात थे, इनको हटाकर जेम्स को दीवान बनाया जाता है। साथ ही अंग्रेजों जो उस समय वन नीति चला रहे थे, वो अपनी वन नीति की पुनः समीक्षा करते हैं, पुनर्मूल्यांकन करते हैं, पुनः जांच करते हैं कि कहाँ पर उनसे, है ना, कि कितना उसमें छूट दिया जा सके जिससे आदिवासियों को उससे कुछ लाभ हो सके, है ना। वन नीति की समीक्षा करते हैं और आदिवासियों को थोड़ा अधिक अतिरिक्त लाभ देने का कोशिश करते हैं, ठीक है। साथ ही जो लाला कलिंजर सिंह, याद रखना, ये जो है नेतृत्व करते हैं भूमकाल विद्रोह का, इनको जो है रियासत से निष्कासित कर दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जैसे भूमकाल विद्रोह शांत होता है, उसके बाद अंग्रेजों के द्वारा पूरी तरीके से क्या समीक्षा किया जाता है कि भूमकाल विद्रोह इतने बड़े एरिया में हुआ कैसे, उनके द्वारा इतने, है ना, उनके अधीन शासन के रहते हुए इतने अलग अलग जगहों पे अलग अलग तारीख में आदिवासियों के द्वारा बहुत ही आसानी से कैसे विद्रोह कर लिया गया, ठीक है। वो अंग्रेजों की चूक कहाँ पर हुई, ठीक है, और किस कारण से इतना बड़ा विद्रोह हुआ। तो अंग्रेज इसको समीक्षा करते हैं। समीक्षा करने के साथ ये बस्तर के जो दीवान बैजनाथ पांडा है, इनको हटाकर जेम्स को दीवान बना देते हैं। ये अपने वन की नीति, आदिवासी जो है वन से बहुत ही करीब होते हैं, है ना, वन को ही उनकी क्या होती है, जीवन होती है। उनकी आर्थिक और जो संस्कारिक और जो सांस्कृतिक चीज़ें वो क्या होती है, वन से पूरी तरीके से जुड़े होती है, ठीक है। तो जिस प्रकार से ये वनों का दोहन कर रहे थे, उनके उत्पादों का दोहन कर रहे थे अंग्रेज, उस नीति की ये समीक्षा करते हैं। साथ ही भूमकाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता, जिनका नाम है एक लाला कलिंजर सिंह, इनको रियासत से निष्कासित कर दिया जाता है, रियासत से बाहर कर दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो जो ये आम आदिवासी हैं इनके द्वारा क्या किया जाता है, भूमकाल विद्रोह का नेतृत्व किया जाता है, ठीक है, वो नेतृत्व करते हैं। साथ ही आप लोग देखेंगे कि इस बीच जो बस्तर के राजा होते हैं, चूँकि ये आम जन थे, है ना, जिनके द्वारा भूमकाल विद्रोह किया गया, तो बस्तर के जो राजा है रुद्र प्रताप देव और कांकर के जो राजा होते हैं 1910 में कोमल देव, ये जो है साथ नहीं देखते। अगर ये लोग आदिवासियों को जो विद्रोह का साथ देते, विद्रोहियों को साथ देते, तो ये जो है भूमकाल आंदोलन निसंदेह जो है आदिवासियों के पक्ष में, है ना, विद्रोहियों के पक्ष में चला जाता। तो आपको याद रखना है कि भूमकाल विद्रोह जो है ये आम आदिवासियों के द्वारा किया गया। इसमें बस्तर के राजा नाम है रुद्र प्रताप देव और साथ ही कांकेर के राजा नाम है कोमल देव। ये क्या है, ये जो है आदिवासियों का, विद्रोहियों का साथ नहीं देते हैं, जिसके कारण,
है ना, इसमें जो है भूमकाल विद्रोह में आदिवासियों को असफलता प्राप्त होती है। साथ ही कुछ और अन्य बातें हैं जो भूमकाल विद्रोह में विद्रोहियों को का जो असफल होना है उसके मुख्य कारण है। देखिए, आदिवासियों को पूरी तरीके से सहयोग नहीं मिल पाता है, बहुत कम ही से आदिवासी इसमें क्या करते हैं, भागीदार बनते हैं, है ना, भाग लेते हैं। साथ ही आदिवासियों की तैयारी जो है एक लंबे युद्ध के लिए थोड़ी अधूरी सी थी, है ना, अधूरी थी, ठीक है, क्योंकि इतना आप देखेंगे लगभग 3-4 महीने का जो समय है इसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना, अस्त्र शस्त्र से संबंधित चीज़ें, ठीक है, तो उनकी कुछ तैयारी जो है आदिवासियों की अधूरी थी। साथ ही इनके पास अस्त्र शस्त्र का अभाव था। देखिए ये जो है धनुष बाण और भाले से, हाँ, इन सब चीज़ों से लड़ते थे और उस समय अंग्रेज़ों के पास जो है आधुनिक गन हुआ करते थे, ठीक है, उस समय के जो आधुनिक गन है वो अंग्रेज़ों के पास हुआ करते थे। तो बंदूक की, है ना, बंदूक से आप धनुष बाण और आम की टहनी, भाले, है ना, मिट्टी के ढेले, पत्थर, है ना, कुल्हाड़ी डंडा लेके क्या है मुकाबला नहीं कर सकते। तो आप कह सकते हैं कि अस्त्र शस्त्र का इनके पास अभाव था। साथ ही अंग्रेज़ों के पास एक प्रॉपर नीतियाँ थी, इनके पास संदेश पहुँचने का साधन था, ठीक है, इस हिसाब से जो है अंग्रेज़ों की अपेक्षा जो है आदिवासी थोड़े से कमज़ोर पड़ गए थे। बाकी आदिवासियों के द्वारा भूमकाल विद्रोह में एक अच्छा प्रदर्शन किया गया, एक अच्छा विद्रोह प्रदर्शन हुआ, इसमें अंग्रेज़ों के तोते उड़ा दिए गए थे, ठीक है, एक बहुत अच्छा सा सुनियोजित तरीके से, देखिएगा वो कैसे सुनियोजित, 2 फरवरी, फिर 2 दिन बाद 4 फरवरी, फिर 5 फरवरी, फिर 2 दिन बाद 7 फरवरी, फिर 16 फरवरी, 24 फरवरी, 15 फरवरी, इन सब जगहों पे, है ना, इनके द्वारा विद्रोह किया गया, युद्ध किया गया, ठीक है। तो भूमकाल विद्रोह देखा जाए तो अंग्रेज़ों के लिए एक बहुत ही शौर्य का विद्रोह ही था, ठीक है। हालांकि इसकी जो परिणाम था उसमें अगर बस्तर के राजा रुद्र प्रताप देव और कांके राजा कोमल देव अगर विद्रोहियों को साथ देते तो ये सफल हो जाते, ठीक। चलिए, अब भूमकाल विद्रोह को एक बार फिर से थोड़ा सा क्विक रीजन हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहली बात याद रखना है कि ये बस्तर में हुआ, ठीक है, भूमकाल विद्रोह का क्षेत्र था बस्तर। आदिवासी जो है बस्तर की आदिवासी जो है अंग्रेज दासता, अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त होना चाहते थे। साथ ही याद रखना कि हिंसात्मक विद्रोह था, ठीक है, इसमें लगभग 39 आदिवासियों की जान चली जाती है, ठीक है। भूमकाल का अर्थ होता है भूमि का कंपन और भूमि का उलट पुलट। भूमकाल विद्रोह के नेतृत्व करते थे लाला कलिंजर सिंह, वीर गुंडाधुर, सुक्ता धाखड़ा, स्वर्ण कुंवर और कुंवर बहादुर। साथ ही भूमकाल विद्रोह प्रारंभ हुआ, यहाँ पर याद रखना है 1 फरवरी 1910 को, और साथ ही इसका दमन कर दिया गया 3 मई 1910 को, ठीक है। अब इसके प्रतीक के रूप में लाल मिर्च, मिट्टी के ढेले, धनुष बाण, भाले और आम की टहनियों का प्रयोग किया गया। साथ ही भूमकाल विद्रोह का प्रसार आपको बारसूर, कोंटा, कुटरू, कुआंकोंडा, गदेर, भोपालपट्टनम, जगरगुंडा, उसूर, छोटे डोंगर, कुलूल और बही गाँव में देखने को मिलता है। 2 फरवरी को विद्रोहियों के द्वारा पुष्पाल बाजार को, 4 फरवरी को कुकानार बाजार को, 5 फरवरी को करंजी बाजार को और 7 फरवरी को गिदम के विद्रोह में क्या किया गया, विद्रोह किया गया। साथ ही जो तार लाइन के माध्यम से इनको जो संदेश पहुंचता था, हाँ, गुप्त सूचनाएं अंग्रेजों को पहुंचती थी, उसको क्या किया गया, बस्तर क्षेत्र में काट दिया गया। 16 फरवरी को खड़गघाट का युद्ध हुआ, ये इंद्रावती नदी के तट पर है और उसके नेतृत्वकर्ता का नाम है हुंगवा माझी, याद रखना है आपको। 24 फरवरी को जो है गंगा मोड़ा संघर्ष आपको देखने को मिलेगा। साथ ही 25 फरवरी को डापनगर में विद्रोह होता है, उसका नेतृत्व किया जाता है गुंडाधुर के द्वारा, ठीक है। परिणाम आपको देखने को मिला कि बस्तर के जो दीवान बैद्यनाथ पांडा उनको हटाकर जेम्स को दीवान बनाया जाता है। वन नीति की अंग्रेजों के द्वारा समीक्षा की जाती है। लाला कालिंजर सिंह को रियासत से बहिष्कृत कर दिया जाता है। साथ ही जो आदिवासियों को पूरी तरीके से इसमें सहयोग नहीं मिल पाता है, जिसके कारण ये आंदोलन थोड़ा सा असफल सा हो जाता है और साथ ही अस्त्र शस्त्र का आदिवासियों के पास अभाव होता है, ठीक है। ये सब बातें हैं, इन बातों को आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, प्रबल संभावना है, ठीक है। तो आप क्लास को है कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले वीडियो में आप जाके देखेंगे तो वहाँ सविनय अज्ञान संबंधित चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा है। आज हम लोग जागृति में विद्रोह संबंधित चीज़ों को पढ़ेंगे। इसके बाद इसी दौरान कुछ राष्ट्रीय नेता जिनका छत्तीसगढ़ प्रस्थान होता है उसके बारे में भी हम लोग क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और इसके पहले थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़ रहे थे रायपुर के कलचुरी वंश, ठीक है। तो उसमें तो रायपुर की कलचुरी वंश आज की वीडियो में पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। उसमें हम लोग जो प्रशासनिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार से थी उसके बारे में हम लोग आने वाले कल के वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद दिन बस्तर के छिंदक नागवंश से संबंधित चीज़ें, फिर जो मराठों को शासन आता है उसके बारे में, फिर अंग्रेज़ों के शासन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आपका ये जो सारी चीज़ें हैं 8 से 9 फरवरी के बीच कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ से इतिहास की जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको 8 फरवरी तक कंप्लीट कराने की कोशिश किया जाएगा। साथ ही कल आपको करंट अफेयर से संबंधित 2 वीडियो मिले हैं, है ना, उसको भी आप लोग वहाँ से क्या करेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे, ठीक है। वहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, निसंदेह प्रश्न पूछे जाएंगे।
चलिए ठीक है, आज का क्लास हम लोग यहीं पे अब एंड करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको 2 वीडियो और मिलेंगे करंट अफेयर से संबंधित। चलिए ठीक है, आज की क्लास मैं यहीं पे एंड करता हूँ।